तो चलिए आज बात करते हैं 20वीं सदी की एक सबसे बड़ी और शायद सबसे दुखद कहानी की। कहानी आधुनिक भारत के जन्म की। आज़ादी से ठीक एक रात पहले 14 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने जो कहा वो आने वाले वक्त की पूरी तस्वीर पेश कर रहा था। ये शब्द एक ऐसी सुबह की तरफ इशारा कर रहे थे जिसमें खुशी तो थी पर गम भी था। और फिर वो घड़ी आई, 15 अगस्त 1947, आधी रात का वक्त, जब 200 साल की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ। लेकिन ये वो आज़ादी थी जिसकी कीमत चुकाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। कीमत कल्पना से भी कहीं ज्यादा थी। सोचिए क्या माहौल रहा होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्य से मुलाकात की बात कर रहे थे, एक नए सवेरे का सपना दिखा रहे थे, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ देश को दो टुकड़ों में बांटा जा रहा था। मतलब एक ही पल में बेइंतहा खुशी भी थी और बेहिसाब गम भी। तो सवाल ये उठता है कि ये दर्दनाक हकीकत आई कहाँ से? इसके पीछे एक खास राजनीतिक सोच थी, एक आइडिया जिसने इस बंटवारे की नींव रखी। इसे ही हम कहते हैं टू नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत। अब ये थियरी थी क्या? इसका सीधा सा मतलब ये था कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ दो धर्म नहीं हैं, बल्कि दो अलग अलग कौमें हैं, दो अलग राष्ट्र हैं। और अगर वो दो अलग राष्ट्र हैं तो वो एक देश में साथ नहीं रह सकते। तो इस थियरी के हिसाब से मुसलमानों के लिए एक अलग वतन यानी पाकिस्तान का होना जरूरी था। अब जाहिर है इस विचार पर सबकी सहमति नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने तो शुरू में इसका जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि भारत सभी धर्मों का एक देश है। लेकिन 1940 का दशक आते आते हालात बदल गए। राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया और अंग्रेजों की नीतियां भी कुछ ऐसी थीं कि पाकिस्तान की मांग को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया। तो ठीक है, सिद्धांत तो बन गया, लेकिन किसी थ्योरी को असलियत में बदलना, वो भी इतने बड़े देश में, ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। और ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा गड़बड़ियों से भरी और दर्दनाक साबित हुई। कागज पर तो प्लान बड़ा सीधा साधा था कि जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा हैं वो पाकिस्तान बन जाएंगे और बाकी का हिस्सा हिंदुस्तान रहेगा। सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर असल में इसे लागू करना एक भयानक तबाही लाने वाला था। अब देखिए दिक्कतें क्या क्या थीं। पहली बात, देश में कोई एक मुस्लिम बेल्ट थी ही नहीं। आबादी दो अलग अलग कोनों में थी, एक पश्चिम में तो दूसरी एकदम पूर्व में। दूसरी दिक्कत, सारे मुसलमान बंटवारा चाहते भी नहीं थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे बड़े नेता तो इसके सख्त खिलाफ थे। और तीसरी और सबसे बड़ी मुसीबत पंजाब और बंगाल की थी। ये मुस्लिम बहुल प्रांत तो थे, पर यहाँ हिंदुओं और सिखों की भी बहुत बड़ी आबादी थी, तो इनका क्या होगा? और चौथी बात, जब लकीर खिंच गई तो लाखों गैर मुसलमान पाकिस्तान में रह गए और लाखों मुसलमान भारत में। वो रातों रात अपने ही घर में अल्पसंख्यक बन गए। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये सब इतनी जल्दबाजी में किया गया कि जब देश आज़ाद हुआ तब तक बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनका गांव, उनका शहर हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। सोचिए जरा उस खौफ और अनिश्चितता के बारे में। और इस राजनीतिक भूल का नतीजा इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खूनी पलायन में से एक के रूप में सामने आया। 80 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। करीब 80 लाख लोग, हिंदू, सिख, मुसलमान, रातों रात अपने ही घरों में बेगाने हो गए। उन्हें अपनी जमीन, अपनी जड़ें, सब कुछ छोड़कर एक नई सरहद के पार जाना पड़ा, एक ऐसे सफर पे जिसका अंत क्या होगा कोई नहीं जानता। और इस पलायन के साथ जो हिंसा हुई वो दिल दहला देने वाली थी। अनुमान है कि करीब 5 से 10 लाख लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ गए। एक ऐसी त्रासदी जिसके जख्म आज तक भरे नहीं हैं। तो आखिर में हुआ क्या? लोग जो सदियों से साथ रह रहे थे वो अपनी ही घरों में विदेशी हो गए। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता जैसे शहर जंग के मैदान बन गए। हजारों औरतों के साथ ज्यादती हुई, उन्हें अगवा किया गया। कितने ही परिवार ऐसे बिछड़े कि फिर कभी मिल नहीं पाए, और जो बच गए उनकी जिंदगी शरणार्थी कैंपों में सिमट कर रह गई। विभाजन का ये सदमा झेलना भारत के लिए बस एक शुरुआत थी। इस नए देश के सामने अपने वजूद को बचाने के लिए 3 बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल चुनौतियां खड़ी थीं। तो ये 3 चुनौतियां कौन सी थीं? पहली, देश को एक रखना, राष्ट्रीय एकता बनाना। दूसरी, लोकतंत्र की स्थापना करना। और तीसरी, ये सुनिश्चित करना कि देश के हर नागरिक का विकास हो, सबकी भलाई हो।
और ये तीनों काम एक साथ करने थे। अब एकता की चुनौती को ही ले लीजिए, ये सबसे बड़ी थी। सवाल था कि इतनी अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियों और धर्मों के लोगों को एक कैसे किया जाए। फिर वो 565 रियासतें थीं जिन्हें भारत में शामिल करना था, और सबसे बढ़कर बंटवारे के जो गहरे जख्म लगे थे उन्हें कैसे भरा जाए। और एक बात और, इतने बड़े पैमाने पर लोगों के आने जाने के बावजूद 1951 में भी भारत की आबादी में 12% मुसलमान थे। ये आंकड़ा बताता है कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, ये नए भारत के जिंदा रहने के लिए एक जरूरी शर्त थी। तो सवाल यही है कि जब लाखों लोग बेघर थे, जब नफरत की आग हर तरफ फैली थी और देश टूटने की कगार पर था, तो आखिर एक एकजुट भारत बना कैसे? ये एक दिलचस्प कहानी है और इसी कहानी पर हम बात करेंगे अपने अगले अंक में।